हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी का। तो बेसिकली इम्यूनोलॉजी पढ़ने के लिए ना, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर सेल्स, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे CD95, ये जो CD मार्कर्स होते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का बेसिक्स क्लियर करने के लिए कोई भी टॉपिक आपको अगर मेडिकल साइंसेज में क्लियर रखना है तो उसको आप रूट लेवल से समझना पड़ेगा। तो इम्यूनोलॉजी टफ टॉपिक है, सब लोग रट लेते हैं उसको, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी रट लेते हैं, लेकिन क्यों और कैसे होता है उसको समझने के लिए आपको रूट लेवल पे जाना होगा। तो हम लोग बेसिकली रूट लेवल पे जाएंगे तो हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकली देखेंगे कि हर चीज़, हर सेल डिराइव कैसे हो रही है और फंक्शनली क्या कैसे मॉडिफाई होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तब समझ में आएगा कि कैसे इम्यूनोलॉजी के बेसिक फैक्ट्स और कैसे इम्यूनिटी हमारे बॉडी में काम करती है, ठीक। तो इम्यूनोलॉजी का जो पहला टॉपिक होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा बोन मैरो एंड हिमेटोपोइसिस। ठीक है, बोन मैरो और हिमेटोपोइसिस समझेंगे पहले, तभी हमें ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो बोन मैरो को मैं BM से दिखाऊंगा और हिमेटोपोइसिस को HP से। हिमेटोपोइसिस का वर्ड का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी मेक्स ब्लड सेल्स, इसका ये मतलब है, ठीक। ठीक है, अब ब्लड सेल्स में कौन कौन आते हैं? वो सारे ही ब्लड सेल्स, जैसे हमारे RBCs हो गए, ठीक है, WBCs हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। तो ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स मेड बाय आवर बॉडी, द प्रोसेस इज नोन एज हिमेटोपोइसिस। हिमेट वर्ड का मतलब होता है ब्लड, पोइस मतलब होता है प्रोसेस, मेकिंग, प्रोडक्शन, ठीक। एसिस मतलब प्रोसेस हो गया, ठीक। तो हिमेटोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर बात करें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर देखोगे तो मान लो ये हमारा एम्ब्रियो है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये yolk sac डेवलप हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के सेल्स जो मैं बना रहा हूँ इनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। मतलब कि जब बॉडी बनती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टेज में, जो पहली बार स्टेम सेल अपीयर होता है, ठीक है, तो वो कब होता है? वो यहाँ पे हम लिखते हैं अब थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक लाइफ में थर्ड वीक पर स्टेम सेल्स पहली बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलती हैं? yolk sac में। इसका ये मतलब हुआ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड बनाने का प्रोसेस किसका है? yolk sac का है, ठीक है। स्टेम सेल्स वहीं बन रही हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स वहाँ पे बन रही हैं। अच्छा, और अगर मैं अब बात करूँ कि बेसिकली स्टेम सेल होता क्या है, तो स्टेम सेल हमारी कहाँ मिलती है? बोन मैरो में। एक एडल्ट के अंदर स्टेम सेल्स बोन मैरो में मिलती हैं, ठीक है। ओनली एंड ओनली बोन मैरो। तो अगर मान लो ये मेरा एक सेल है, ठीक है, ये सेल मल्टीप्लाई करके डॉटर ऑफ सेल्स बनाएगा, ठीक है, डॉटर सेल्स बना लेगा। स्टेम सेल की खास बात ये होती है, दो खास बात होती है। पहली चीज, ये जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये होता है एसिमेट्रिकल डिवीजन, ठीक, एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, ठीक। और इसके दूसरा पॉइंट ये है स्टेम सेल का कि कुछ सेल्स वापस से अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन में चली जाती हैं। मतलब कि ये स्टेम सेल जब डिवाइड करना शुरू करेगी तो कुछ सेल्स आगे प्रोसीड करेंगी और कुछ डॉटर सेल्स बनने से पहले ही स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन में वापस चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेम सेल की पॉपुलेशन हमेशा हमेशा मेंटेन हो रही है, ठीक। और ये जो डॉटर सेल्स बनी है स्टेम सेल की, ये आगे जाके मॉडिफाई होगी और डिफ्रेंशिएट होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा
कि एक स्पेशल सेल बन के आएगा, ठीक है, एक एडल्ट स्पेशल सेल बन के आएगा। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, तो ये टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा मतलब मॉडिफिकेशंस आएंगे सेल के अंदर और कोई स्पेशल फंक्शन की वजह से एक एडल्ट प्रोडक्ट या एडल्ट सेल बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, ठीक, मैचुरेशन हो रहा है और वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल के दो, स्टेम सेल्स बाकी सेल से अलग क्यों होता है, दो चीज, पहली चीज की एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है और फिर इस डॉटर सेल्स जो बनती हैं, तो वो डॉटर सेल्स आगे जाके मैच्योर तो करेंगी लेकिन उनमें क्या आएगा, एक स्पेशल मॉडिफिकेशन की वजह से एक एडल्ट प्रोडक्ट बनेगा जो कि अलग होगा बाकी सेल्स से, ठीक, ये पावर रखता है स्टेम सेल। और दूसरी बात यह है कि जब ये डिवीजन हो रहा होगा तो कुछ सेल्स वापस स्टेम सेल की पॉपुलेशन में चली जाएंगी। तो ये होता है दो बेसिक डिफरेंसेस, जो बेसिक पावर्स हैं जो स्टेम सेल के पास, सिर्फ स्टेम सेल्स के पास होती हैं ये दो पावर्स, ठीक। तो हमने ये डिस्कस कर लिया स्टेम सेल के बारे में, ठीक। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्क क्यों है स्टेम सेल्स और बाकी सेल्स के मुकाबले में। अब मान लो ये कोई एक सेल है, ठीक, ये अब पॉपुलेशन, डॉटर सेल्स की पॉपुलेशन स्टेम सेल्स की आगे जा रही है, एडल्ट बनने की तरफ जा रही है। तो मान लो ये रेड ब्लड सेल बना रहा है, ठीक है, ये एडल्ट आरबीसी है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पीछे कहीं पर एक स्टेप में मान लो कि एरिथ्रोब्लास्ट बना होगा, ठीक है। अब इस एरिथ्रोब्लास्ट, अगर मैं क्या करूं कि यहाँ से अब जितने भी एरिथ्रोब्लास्ट प्रेजेंट थे उनको उठा के पेट्री डिश में डाल दूं, ठीक है, और उन्हें स्टिमुलेट करूं, न्यूट्रिएंट्स दूं, सारी चीज़, इन्वायरमेंट उनको एकदम सेम स्टिमुलेट करूं जैसे बॉडी में होते हैं, तो सारे एरिथ्रोब्लास्ट क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे आरबीसीज में, सारे डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे आरबीसीज में, एक भी एरिथ्रोब्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा पेट्री डिश में। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्टेम सेल को उठा के, ठीक है, स्टेम सेल को पेट्री डिश में डालूं और सारे उसको स्टिमुलेंट्स दूं, ग्रोथ फैक्टर्स दूं, सब कुछ दूं मैं उनको, ठीक है, सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूं, ठीक, तो क्या होगा कि एक उस पेट्री डिश के अंदर बीच में स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी और चारों तरफ अलग अलग सेल्स के मैच्योर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों चीज मिलेंगी, स्टेम सेल्स गायब नहीं हो जाएंगे। तो ये फर्क होता है एक नॉर्मल सेल के मैचुरेशन में और एक स्टेम सेल के मैचुरेशन में, ठीक है। तो ये जो पावर है ना स्टेम सेल की, इसको एक टर्म दिया गया है, इसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट का ये मतलब हुआ, प्लूरी मतलब होता है मेनी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो ये प्लियोमॉर्फ से लिया गया है बेसिकली, ठीक है, मेनी डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रक्चर्स या फिर एडल्ट स्ट्रक्चर्स। पोटेंट मतलब होता है पोटेंशियल, तो दिस सेल हैज द पोटेंशियल टू मेक सेल्स ऑफ डिफरेंट मैच्योर सेल टाइप्स, ठीक है, कहीं भी ये जाके उस पर्टिकुलर टिश्यू का मैच्योर सेल टाइप बना सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी या प्लूरीपोटेंट सेल, ठीक है। तो ये फर्क था जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। उसके बाद ये तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लाइफ पे मैंने देख लिया कि स्टेम सेल्स पहली बार यॉर्क सैक में देखने को मिलती हैं, ठीक है, लेकिन यॉर्क सैक में तो दिखती हैं, और कहाँ कहाँ दिखती हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, कि जो मीजोडर्म होता है ना, जब मीजोडर्म बनता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, तो जो ट्राइजेमिनल अरेंजमेंट होता है, जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, तो उनमें से जो ये मीजोडर्म की लेयर होती है ना, तो मीजोडर्म ऑफ एओर्टा, गोनैड्स और मीजोनेफ्रॉन, जिससे किडनी बनेगी, इन सब के अंदर भी ये स्टेम सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में पहली बार कब देखने को मिलेगा स्टेम सेल, वो है 3rd वीक पर यॉर्क सैक में। एंड वंस द mesoderm is well differentiated and is gone into different parts of the body to make different structures of our body, for example aorta, gonads, mesonephron, the mesoderm of these organs will show presence of stem cells, ठीक है, and this happens during embryonic stage, ठीक। अब यहाँ पे ये जो चल रहा है प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज से, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से क्या होगा कि जब फीटस बनेगा, तो फीटस में क्या होता है, स्टेम सेल्स से हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे फीटस में, ठीक है। तो हिमेटोपोइसिस क्या होगा कि हिमेटोपोइसिस इज कैरिड आउट बाय द लिवर। तो बेसिकली क्या होगा कि अब ये है फीटस,
ठीक है। और फीटस में ये जो स्टेम सेल्स बने थे योग सैक में, ये माइग्रेट करेंगे लीवर की तरफ, ठीक है, फीटस। और ये किस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा लीवर में स्टेम सेल्स? एट द थर्ड मंथ, थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन। यहाँ पे थर्ड वीक था, ये थर्ड मंथ है, ठीक है। और भी जगह देखने को मिलेगा ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये और भी जगह माइग्रेट करेंगी। मान लो ये हमारा स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है। तो ये जो स्टेम सेल्स योग सैक में थे, ये धीरे धीरे माइग्रेट करके अलग अलग ऑर्गन्स में जाएंगे, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो मैं ये पूछूं कि फीटस में हिमेटोपोइसिस कहाँ हो रहा है, तो हिमेटोपोइसिस इज कैरिड आउट बाय मोस्टली लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। अप टू 95% लीवर में है, मतलब इन फीटस लीवर कैरीज आउट हिमेटोपोइसिस। इतना समझना है। इससे ये बात निकल के आ रही है कि लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर और द मेन साइट फॉर हिमेटोपोइसिस इन फीटस। अब क्या होगा, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, ये आगे जाके एट फोर्थ मंथ में यहां से ये जो स्टेम सेल्स है ये फिर माइग्रेट करेंगे। ठीक है, और ये माइग्रेट करके जाएंगी बोन मैरो में। और बोन मैरो किस हड्डी के, किस बोन्स के बोन मैरो में? वर्टेब्रा में, ठीक है। वर्टेब्रा के बोन मैरो में बेसिकली ये सारे स्टेम सेल्स माइग्रेट कर जाएंगे बाय द फोर्थ मंथ। इसका मतलब इन फीटस एट 4 मंथ, ये सारा अभी जेस्टेशनल पीरियड में ही चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट फीटस, द डेवलपिंग बेबी इन द वूम्ब। तो एट 4 मंथ ये सारे स्टेम सेल्स धीरे धीरे ऑल ऑफ देम आर माइग्रेटेड टू बोन साइट, मतलब स्पेशली द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो अब जो मेजर साइट फॉर हिमेटोपोइसिस एट द बाय द 4 मंथ होगा, वो हमारा बोन मैरो होगा। बोन मैरो बोलो या फिर वर्टेब्रा बोलो, लेकिन बोन मैरो कहाँ का? वर्टेब्रा का, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि अब मेन स्टोरी यहां से शुरू होगी कि ये जो वर्टेब्रल बोन मैरो है, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी इज फुल टर्म बेबी है, ठीक है, हेल्दी बेबी है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारा जितना भी स्टेम सेल था, अभी तो सिर्फ वर्टेब्रा में माइग्रेट हुआ था बाय द एंड ऑफ 4 मंथ, अब 9 मंथ्स हो गए हैं, ऑल द वीक्स आर कंप्लीटेड फॉर द जेस्टेशन एंड द बेबी इज डिलीवर्ड, मान लो, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ द फुली डेवलप्ड बेबी, फुल टर्म बेबी, ऑल द स्टेम सेल्स हैव बीन माइग्रेटेड टू बोन मैरो। इसका मतलब ये हुआ कि सारा हिमेटोपोइसिस अब कहाँ होगा? बोन मैरो में। हिमेटोपोइसिस कहाँ हो रहा है? बोन मैरो। तो बेसिकली क्या समझ में आया एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि एम्ब्रियोनिक लाइफ से जब स्टार्ट होता है तो योग सैक्स से ये स्टेम सेल्स माइग्रेट करती हैं, योग सैक से भी, और हमारे एओर्टा, गोनैड्स, मीजोनेफ्रॉन के जो मीजोडर्म्स है उससे भी। कहाँ जाएंगे? लीवर इज द मेन साइट फॉर द फीटस एट द थर्ड मंथ। फिर यहाँ से लिम्फ नोड्स, लिम्फ, स्प्लीन और लीवर से बाय द एंड ऑफ 4 मंथ ऑल द स्टेम सेल्स आर माइग्रेटेड टू बोन मैरो ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। बाय द टाइम ऑफ full term or at the time of delivery, the fully developed baby, the hematopoiesis is carried out by exclusively only by bone marrow, ठीक है। सिर्फ बोन मैरो ही बनाता है सेल्स, ब्लड सेल्स। हिमेटोपोइसिस इज कैरिड आउट ओनली बाय बोन मैरो, ठीक है। अब बोन मैरो दो तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। अब हमें इनके डिटेल्स देखने हैं। तो ये जो बोन मैरो है, तो ये दो तरह का बोन मैरो प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक, रेड एंड येलो। तो जो रेड बोन मैरो होता है और जो येलो बोन मैरो होता है, इनमें फर्क है। रेड बोन मैरो इज द एक्टिव बोन मैरो। एक्टिव मतलब ये हिमेटोपोइसिस बढ़िया से करेगा, और जो येलो होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। येलो इसलिए होता है क्योंकि फैट ग्लोब्यूल्स और फैट सेल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। और जो
सेल्स हिमेटोपोइसिस के लिए जो स्टेम सेल्स है वो सब डोरमेंट स्टेज में चली जाती हैं, ठीक है, डेड नहीं होती हैं, दे आर नॉट रिप्लेस्ड और डेड, दे आर जस्ट accumulated by the fat cells and the stem cells which are in dormant phase all together makes up the yellow bone marrow. रेड बोन मैरो रेड इसलिए होता है क्योंकि हिमेटोपोइसिस अच्छा सा हो रहा है, आरबीसीज बढ़िया से बन रहे हैं एंड दैट इम्पार्ट्स द रेड कलर टू द रेड बोन मैरो, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला जो हिमेटोपोइसिस हो रहा है ना बोन मैरो में, ये जो फुल टर्म बेबी में, ये रेड बोन मैरो है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ बर्थ द फुल टर्म बेबी हैविंग द बोन मैरो showing the process of hematopoiesis, the bone marrow present in a full term baby should be red bone marrow, ठीक। एक तो ये फैक्ट हो गया। और एक और चीज पढ़नी है कि अगर फुल टर्म बेबी में, अगर फुल टर्म बेबी है, ठीक, और फुल टर्म बेबी में तुमको मिलता है, एक क्लिनिकल कोरिलेशन है, इफ अ फुल टर्म बेबी shows the presence of extramedullary हिमेटोपोइसिस, ठीक है। अगर एक फुल टर्म बेबी में एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोइसिस के साइंस हैं, अब एक्स्ट्रामेडुलरी वर्ड का मतलब ये हुआ कि आउटसाइड बोन मैरो। हमें ये मालूम है कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ एनी टिश्यू, ठीक। तो बोन है, बोन के अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलेंगे, जहाँ पे बोन मैरो एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो मेडुला के बाहर, इसका मतलब अदर देन बोन मैरो कहीं और अगर हिमेटोपोइसिस हो रहा है, ठीक, जैसे कि लीवर में हो रहा है, अभी भी लीवर में हो रहा है, फुल टर्म बेबी है लेकिन अभी भी हिमेटोपोइसिस लीवर में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है, ठीक, या लिम्फ नोड में हो रहा है, तो दिस शोज एन एबनॉर्मेलिटी, ठीक। दिस इज नॉट अ नॉर्मल साइन बट दिस कैन बी सीन इन प्री टर्म बेबीज, ठीक है। तो बेसिकली यहां तक हमने क्या समझा कि एक फुल टर्म बेबी डिलीवरी पर रेड बोन मैरो जरूरी है एंड द बोन मैरो इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स विच इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से आगे मैच्योर जब बेबी एडल्ट फॉर्म में जाता है तो कैसे वो बोन मैरो के चेंजेस आते हैं और किस तरह से सेल्स फिर स्टेम सेल्स कैसे प्रोडक्शन करता है डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड